केंद्र में अब जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की बनेगी। 10 साल बाद लौट रही गठबंधन सरकार की वजह से संभावना बढ़ गई है कि आर्थिक सुधारों की जो गाड़ी है अब धीमी पड़ सकती है। कई रेटिंग एजेंसियों ने आर्थिक सुधारों के टलने की आशंका भी जताई है। उधर संभावना ये भी है कि गठबंधन के दो घटक दल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा। आशंका यह भी है कि जॉब मार्केट में आ रही रिकवरी भी धीमी पड़ सकती है। तो अब ये तमाम आशंकाओं के बीच सर जो नए दल हैं अगर वो आएंगे तो सीधी सी बात है चीजें मांगेंगे। सरकार की मौजूदा नीतियों का, रिफॉर्म्स का, इनका क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारियां और उससे निकल रही सुर्खियां हमें बता रही हैं कि भारत में केंद्र सरकार की गवर्नेंस का पूरा तौर तरीका जो पिछले 10 साल में हमने देखा था वो आने वाले कुछ महीनों में बदल जाएगा। गवर्नेंस के तौर तरीके में बदलाव ये कि पहले सभी प्रमुख विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास थे, अब कई महत्वपूर्ण विभाग सहयोगी दलों के पास जाएंगे। सरकार जिस तरह से केंद्रित होकर चलती थी, जिस तरीके से एक से नीतियाँ और कार्यक्रम बनते थे, उस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि अब राज्यों से आने वाले जो दल हैं उनकी अपनी वरीयताएँ होंगी, उस हिसाब से वो काम करेंगे। राजनीतिक चर्चाओं में किसको हिस्सा मिलेगा, कौन सा मंत्रालय लेगा, इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं और इस पर नेगोशिएशंस या अंदर सौदेबाजी वार्ताएं चल रही हैं, जो कि कोलिशन पॉलिटिक्स का या गठबंधन की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जो दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में मदद करने आगे आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वो दोनों दल कुछ बड़ी चीज़ें मांग रहे हैं जिनकी शुरुआत हो गई। जैसे कि एक दल ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की ज़रूरत होगी। दूसरे दल की तरफ से, खासतौर से तेलुगु देशम की तरफ से, जो राज्यों के हक को लेकर खासी आक्रामक रहती है, वो इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की भी मांग चल रही है। ये दोनों राज्य अगर अपने इस मांग पर अड़े रहते हैं और केंद्र सरकार को इन्हें विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ता है तो ये बात निकल के दूर तक जाएगी। बाकी राज्यों में भी इस तरीके की मांग की जाएगी, क्योंकि अभी तक विशेष राज्य के दर्जे आमतौर पर उन्हीं राज्यों को दिए जाते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं या जिनको ज्योग्राफिकली चुनौती होती है। लेकिन ये पहली बार होगा जब मुख्य भूमि के राज्यों को इस तरीके की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा, क्योंकि तो उन्हें सस्ती केंद्र सरकार से ज़्यादा सहायता मिलती है और कर्ज भी सस्ता देने की केंद्र सरकार उन्हें सस्ता कर्ज भी देती है। तो एक तो महत्वपूर्ण बदलाव ये कि राज्यों पे फोकस, नीतियों का दबाव बनेगा और जो नई सरकार बनेगी उसे अब राज्यों की तरफ देखना होगा, क्योंकि राज्य सरकारें दबाव बनाएंगी और वो सरकार की स्थिरता के लिए ज़रूरी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि जो बड़े फैसले केंद्र सरकार अपनी सख्ती के साथ अपने तरह से ले पाती थी, उनमें अब बहुत सारे राजनीतिक आग्रह सामने आएंगे। जैसे ये दल डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में नहीं है। इन दलों में कई सारे दल बहुत आक्रामक ढंग के सुधारों के पक्ष में नहीं होंगे। रिजर्व बैंक को जिस तरह से आरबीआई पिछले 10 साल में सरकार ने राज्यों को फंड देने के लिए तैयार किया था या जो कोशिश की थी, उसमें बदलाव होगा। वित्त आयोग पर जो नई चर्चा शुरू हुई है, बन गया है, उसमें राज्य और ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार से लेने की कोशिश करेंगे, जबकि इससे पहले तक के दौर में हमने केंद्र केंद्रित आर्थिक नीतियों का दौर देखा था। सर एक चीज़ और है जिस पे केंद्र राज्य हमेशा आमने सामने रहते हैं, वो है जीएसटी। राज्यों की भूमिका ज़्यादा हो, केंद्र को कम मिले, कंपनसेशन एक बवाल था, वो जैसे तैसे टला। आपको क्या लगता है यहाँ भी कुछ बदलाव होगा? जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। देख, दो चीज़ें हैं। केंद्र सरकार पर ये पिछले 10 साल में कई बार आरोप लगे कि वो अपने राजनीतिक आग्रहों के हिसाब से, राजनीतिक वरीयता के हिसाब से जिन राज्यों में उसकी सरकारें उसे ज़्यादा पैसा देती और विपक्षी सरकारों को कम पैसा देती। अब ये मामला फिर उठेगा और केंद्र पर यह दबाव बनेगा कि अन्य राज्यों को भी पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। जीएसटी में राज्य सरकारें लगातार इस बात का दबाव बना रही हैं कि जब से जीएसटी का कंपनसेशन या जो क्षतिपूर्ति है वो खत्म हुई है, उन्हें नुकसान हो रहा है। अभी चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा थी कि जीएसटी का एक स्लैब खत्म किया जाएगा और 18% का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट लाया जाएगा, जहां पर आकर राज्य सरकारों को थोड़ा फायदा होना शुरू होगा या उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। अब जबकि राज्यों के दल ताकतवर हैं, प्रमुख हैं और वो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी हैं, तो जीएसटी के ढांचे में अब सुधारों का एजेंडा राज्यों के हाथ में पहुंचने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में जीएसटी का जो अगले स्तर का सुधार है, जिसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना हो या बिजली को जीएसटी के दायरे में लाया जाना हो,
इन सारे सुधारों को अब लंबे समय तक टाला जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकारों को मिलने वाले राजस्व में कमी होगी और राज्य सरकारें फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं होंगी। सर, तीसरी एक बड़ी बात, क्या इसी वजह से रेटिंग एजेंसियां ये कह रही हैं कि आर्थिक सुधारों को टालना पड़ेगा अब सरकार को? रेटिंग एजेंसियों को ये बात दिखाई दे रही है और बाजार को भी दिखाई दे रही है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आज थोड़े समय के लिए बाजार में इस तेज उतार चढ़ाव को देखते रहेंगे। जैसे आज भी हुआ कि हम जो गठबंधन की सरकार है उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाध्यताएं हैं, उसका असर हमें शेयर बाजार पर भी दिखने लगा। रेटिंग एजेंसियों का मानना यह है कि जिस तरीके के चुनाव नतीजे आए हैं उससे दो महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में बड़ा नुकसान हुआ, करीब 53 सीटों का नुकसान उत्तर भारत में हुआ, 13 सीटों का नुकसान, 15 सीटों का नुकसान पश्चिम भारत में हुआ। यह तब हुआ जब पिछले 10 साल के दौरान केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड खर्च किया था, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, मुफ्त अनाज की स्कीमें दी गई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई। ये माना जा रहा था जो पॉपुलिस्ट थी जिनके जरिए सरकार को वोट मिलने चाहिए थे, पर वैसे वोट नहीं मिले। रेटिंग एजेंसियों का डर यह है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को ऐसी ही स्कीमों पर और भी खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इनके नतीजे नहीं निकले हैं, लेकिन इससे आगे और क्या खर्च किया जाएगा ये देखना होगा, और इससे डेफिसिट फिनेंसिंग बढ़ेगी। सरकार को और ज़्यादा घाटा क्रिएट करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और उसके बाद राज्य सरकारों के दबाव और उनको और ज़्यादा संसाधनों का आवंटन करना पड़ेगा। इसका असर केंद्र सरकार के खजाने पर पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब भी हाल में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत के आउटलुक को बेटर किया था, तब ये शर्त रखी थी कि अगले 3 साल के दौरान भारत की सरकार अपने घाटे में कितनी कमी करती है, कर्ज में कितनी कमी करती, इसके आधार पर भारत की रेटिंग में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में एक कोलिशन की सरकार अपना बजट कैसे मैनेज करेगी, ये संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति में कर्ज कम किया जा सके। दूसरा 3-4 बड़े सुधार, जिससे डिसइन्वेस्टमेंट पीछे जाएगा। अब बहुत सारे राजनीतिक दल जो केंद्र सरकार के साथ खड़े होंगे वो सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर, निजीकरण पर सहमत नहीं है। इसलिए इस सुधार को भी पीछे रोकना पड़ेगा और इसका असर भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के बजट पर दिखाई देगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस बात की संभावना थी कि अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आती तो शायद जुलाई के बाद हम टैक्सेशन का नया दौर देखते, क्योंकि रेवेन्यू जुटाने की जरूरत थी। अब जिस तरीके के लोक लुभावन दबाव हैं और फिर भारत में पूरा एक कैलेंडर है चुनावों का जो इसके बाद खुलने वाला है, कई बड़े राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे कि उसके एलाइज को या उसके सहयोगी दलों को अपने राज्यों में अपने वोटरों को फेस करने में दिक्कत हो, और इसलिए टैक्स लगाने की संभावनाएं भी सीमित होती दिखाई देंगी। और यही वजह है कि रेटिंग एजेंसियों को इस नई सरकार को लेकर चिंताएं और आशंकाएं दिख रही हैं।